का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं थैंक एक यू। क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आजकल बच्चे वीडियोस में चैनल देख देख के प्रैंक के चैनल देख रहे हैं और वही चीज रियल लाइफ में हैंडल करने लग गए और कह रहे हैं कि हम प्रैंक है, ये तो प्रैंक है, तुम्हें मजाक भी पसंद नहीं आ रहा है। तो बच्चे को कैसे हैंडल करें? हमें लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, तो इस चीज को हम कैसे हैंडल करें? नेगी जी, सबसे पहली चीज है कि प्रैंक ये आगे जा करके क्राइम में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों नमस्कार। मैं अमरीश कुमार शर्मा फ्रॉम मुंबई आप सबका इस मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है क्योंकि हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर रंजीता कुमारी शर्मा। दोस्तों, इस महीने जो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है उसका मुख्य आशय है परिवार के अंदर प्रेम रखना। कैसे परिवार के अंदर प्रेम हो, हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी है परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके अप्स एंड डाउन्स को जानना। यस, और अप्स एंड डाउन्स को जानने के लिए उनके शारीरिक जो परेशानियां हैं उसको जाने, उनको मानसिक परेशानियां हैं उसको जाने। और मानसिक परेशानियां को जितना बढ़िया तरीके से एक मनोचिकित्सक बता सकते हैं उतना हम लोग नहीं जानते। मैं आप लोगों को अपने जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रंजीता कुमारी शर्मा, उनका थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैम एक फॉरेंसिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो अभी एज ए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 1 इन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी सीवीआई न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। मैडम को 10 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड क्लिनिकल एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ए लाइफ टाइम मेंबर्स भी हैं द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के। गेस्ट लेक्चरर रह चुकी हैं सीबीआई में, एनआईए, आईबी, बीपीआर, आईएनडी, सीडीटीआई as well as Delhi Police. Served on the post of research officer at N. Sinha Institute of Social Science, Patna. She has also served as capacity building assistant and counseling supervisor in GFATM project guided by TISS Mumbai at MMC Patna. She has served as counselor in Bihar State AIDS Control Society, NACO, or as well as she is a NCCC सर्टिफिकेट होल्डर। यानी एक युवा के सारे परिप्रेक्ष्य से मैडम अवगत हैं और आज हम लोगों को इस विषय में गाइड करने वाले। तो आप सबके वेलकम मैसेज के साथ मैं मैडम का स्वागत करता हूं। मैम, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमरीश जी। थैंक यू वेरी मच ग्रोनेक्स फैमिली। I am very glad to join this platform. Friends, very good morning to all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का दिन शुभ हो। फ्रेंड्स, आज हम टीन एज के बढ़ती समस्याओं पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एडोलसेंस फेज कहा जाता है। मॉडर्न एज में हम टीन एज कहते हैं। फ्रेंड्स, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं डॉक्टर रंजीता कुमारी, जहां तक मेरी समझ जाती है, मुझे लगता है कि नॉट ओनली टीन एज, एवरी एज इज अ प्रॉब्लम। एम आई राइट? आपको क्या लगता है? कृपया अपने कमेंट्स बॉक्स में डालें कि आपको क्या लगता है कि क्या सारा जो एवरी एज है क्या प्रॉब्लम है। जरूर अपनी राय डालेंगे, मैं उसको देखूंगी। यस, मैक्सिमम का कमेंट यस में आ रहा है। थैंक यू। सो नो नो नो, आई एम टॉकिंग हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट एजेस, नॉट एज, नॉट टीन एज, एजेस। एवरी एजेस लाइक मॉडर्न एज आज की समस्या है। अगर हम ब्रॉन्ज एज में चले जाएं, आयरन स्टेज में चले जाएं, स्टोन एज में चले जाएं, हर हर एज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। बट टुडे इज अ कंप्यूटर एज, जो कि बहुत ही ज्यादा हमें लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा सफरर हैं। तो इन सारे सिचुएशन को देखते हुए जो कंप्यूटर एज में, मॉडर्न एज में जो प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं, उस प्रॉब्लम्स को, जो टीन एज है, एडोलसेंट फेज है, क्या है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। जब हम डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एडोलसेंट फेज को सबसे ज्यादा क्रूशियल फेज माना गया है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लाइफ साइकिल में
यह फेज हर पेरेंट्स के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा। एडोलसेंस फेज में इसे हम आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंटल और फिजिकल चेंजेस देखे जाते हैं। और यही वो फेज है जहां एक बच्चा एक एडल्टहुड में एंटर करता है, अपने चाइल्डहुड को खत्म करता है और एडल्टहुड में एंटर करता है। दैट्स व्हाई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हर एक नया चेंज कुछ काली रातें लाता है और उसके बाद ही हम कुछ नया सवेरा देखते हैं। तो देन ये फेज भी सेम इसी तरह से है। इस स्टेज को हमें घबराना नहीं है। बीइंग अ पेरेंट हमें बहुत ही पेशेंसफुली हैंडल करना है। और आज इस सेशन में हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे कि हाउ वी हैंडल दिस फेज, टीनेज का जो फेज है। बहुत सारे आप पेरेंट्स हैं, आपकी समस्याएं हैं। बेसिकली हम इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, how stress and anxiety is affected teenagers, and in family, within a family, how we will manage it. So our topic is how to deal with teenagers stress and anxiety within family. Today our topic is बेसिक, जो हमारा फोकस है टीन एज के स्ट्रेस एंड एंजाइटी के ऊपर है। दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्ट्रेस, teenage stress. In psychology, stress is defined as a physical, chemical और इमोशनल फैक्टर। किसी भी टीन में जो बच्चा है हमारे घर में, उसमें बेसिकली हम तीन तरह के चेंजेस देखते हैं। जैसे फिजिकल चेंजेस, वो बढ़ रहा है, उसके शारीरिक बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक वो बच्चा हो रहा होता है किसी बिंदास, अभी हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करते हैं, तुम बड़े हो रहे हो। केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उसका मूड स्विंग, उसके मूड में, उसके बॉडी में चेंजेस देखे जाते हैं। और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से बच्चे का इमोशनल फैक्टर भी प्रभावित होता है। और ये सारा जो फैक्टर है, फिजिकल, केमिकल और इमोशनल, बच्चे के अंदर एक बॉडी और मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। Teenage stress is a big thing, but it can cause more harm than just a few pimples. जैसे एक बच्चा अपने पिंपल्स को लेके वरिड होता है कि मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, ये क्या हो गया, आज से पहले नहीं था। इससे कहीं ज्यादा स्ट्रेस हार्मफुल है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। अनट्रीटेड क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर कोई बच्चा लगातार स्ट्रेस की अवस्था में रह जाता है, तो वो आगे जाकर के एक सीरियस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। आज हम अपने हर बच्चा, कुछ ना कुछ, हर बच्चा या बड़ा कोई भी हो, एनीवन स्ट्रेस में है। कुछ स्ट्रेस पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। तो हम इस निगेटिव स्ट्रेस के बारे में आज चर्चा करेंगे। डिस्ट्रेस, जो हमें एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, हमारे सिचुएशन को बहुत ज्यादा पैनिक बनाता है, जिसमें अगर ये स्ट्रेस काफी लंबा रह गया तो हम लोग बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, इंसोम्निया, मसल्स पेन, ब्लड प्रेशर एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम के शिकार हो सकते हैं। दैट्स वाई हमें स्ट्रेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर स्ट्रेस लंबे समय तक रह जाता है बच्चा में, तो वो एक एंजाइटी का रूप ले लेता है। किसी भी काम का स्ट्रेस, जैसे कि अभी सपोज दैट एक सिंपल सा एग्जांपल कि मुझे ये सेशन लेना है, एक छोटा सा स्ट्रेस है। बट अगर ये स्ट्रेस सुबह मैंने सेशन खत्म कर लिया और शाम तक बना रहता है, तो इसको हम लोग एंजाइटी में, ये स्ट्रेस हमारा क्या है, एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। तो एंजाइटी इज आवर नेचुरल और नॉर्मल बॉडीली रिस्पॉन्स। जैसे ही काम खत्म हुआ, ये खत्म होना चाहिए था, बट वो कंटिन्यू हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे इमोशन में, हमारे फीलिंग्स में बना हुआ है। दैट इज, इट इज अ साइन, इट इज अ वार्निंग साइन कि दैट इज रॉन्ग हेयर, वी शुड फोकस ऑन इट। तो फिजिकल फीलिंग, जैसे बच्चा हमेशा वो कंप्लेन करेगा कि पेट में ममोर हो रहा है, बॉडी उसकी शेक हो रही है, काफी वो डरा हुआ सा फील हो रहा है, हर चीज ओके है फिर भी उसको स्वेटिंग हो रही है, उसको फियर की अवस्था आ रही है। तो दैट, इन दैट केस आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो एक उसके दिमाग में आता है कि अब क्या होगा, जैसे वो फियरफुल है, एक नेचुरल वे में वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है।
तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं टीन के एंजाइटी को, जैसे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, गोइंग टू अ जॉब इंटरव्यू और गिविंग अ स्पीच may cause the most people of feel fearful and nervous, but it is very common, आप भी जानते हैं। अगर ये फीलिंग ऑफ एंजाइटी एक्सट्रीम है, लास्ट फॉर लॉन्गर, अगर 6 महीना से ज्यादा रहता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज इट विल इंटरफेयर योर लाइफ एंड यू मे हैव पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पीटीएसडी, वो ट्रॉमेटिक स्टेज में जा सकता है। सोशल एंजाइटी, बच्चा बाहर लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लोगों से इंटरेक्ट करने में काफी फियरफुल होता है। एंड सबसे ज्यादा बुरा तब होता है जब उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और कभी ये हैपन भी होता है, बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। तो कुछ वार्निंग साइंस हैं जो बीइंग अ पेरेंट वी शुड एड्रेस, लाइक पैनिक अटैक्स। अगर किसी बच्चा को एक केस में बाद में डिस्कस करूंगी अगर हमारे पास टाइम रहा तो, जैसे जो एडोलसेंट फेज के बच्चे होते हैं, बेसिकली उनमें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का पैटर्न ज्यादा देखा जाता है। बिकॉज बच्चा जब है, अभी वो बच्चा है, आप उस पर बहुत फोकस कर रहे थे, ये खा लो पी लो उठो बैठो, थोड़ा वो बड़ा हो रहा है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। तो दस दस इस तरह का जो स्टेटमेंट पेरेंट्स की तरफ से पास होता है, तो बच्चा उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, और उस सीन में जस्ट फॉर द सीक अटेंशन पैनिक अटैक्स उसको आते हैं, जो जो ड्यू टू एंजाइटी होता है। आप उसको डॉक्टर के पास ले गए, सारा नॉर्मल है टेस्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे एमआरआई तक करा लिया, कुछ भी रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी उसको अटैक्स आ रहा है, तो व्हाट इज रीजन? जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट मे बी कॉज ऑफ एंजाइटी। तो आपको यहाँ पे असेसमेंट करना होगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एंजाइटी, बच्चा आखिर क्यों इतना एंग्जियस है, तो आपको जानना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ प्लेसेस और सिचुएशन, वो अगर बाहर जाने से कट रहा है, आप उसको ले जाना चाहते हो, या वो बहुत फेमिलियर है उस प्लेस से फिर भी वहां नहीं जाना चाह रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन। ऑब्सेशंस और कंपल्सन, किसी थॉट्स को, किसी बिहेवियर को वो बार बार कर रहा है, इट मीन्स कि यू हैव टू फोकस। क्यों आखिर वो थॉट उसको बार बार क्यों आ रहे हैं, वो रिपीटेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं? री एक्सपीरियंसिंग ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट, कुछ उसके एक्सपीरियंस हो गया है, स्कूल में कोई घटना हो गई है, पेरेंट्स ने डांट लगाया था, इसको 1 महीना हो गया है, बट स्टिल बच्चा जो है उस ट्रॉमेटिक पेज को याद करता है, और देन उसको साइकोलॉजिकल कुछ भी कंपल्सन्स होते हैं वो रिएक्ट कर रहा है। परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी, लगातार उसमें एक वरी वरी है, एक्सेसिव एंजाइटी है। तो दीज आर द वार्निंग साइंस फ्रेंड्स, जो हम लोगों को फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, इसको कांट बी इग्नोर इट। नेक्स्ट, अगर ये फोकस है तो कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जिसे हमें जानने की जरूरत है। साइन ऑफ स्ट्रेस इन टीनेजर्स कैन शो अप इन देयर बिहेवियर। आखिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके बिहेवियर को देखिए, उसके इमोशनल पैटर्न को देखिए कि हाउ ही इज रिएक्टिंग। कहीं फ्लैट एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ ज्यादा ओवर एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, फिजिकल कुछ उसमें चेंजेस तो नहीं आ रहे, उसका थिंकिंग पैटर्न तो डिस्टॉर्टेड नहीं हो रहा है, या कुछ रॉन्ग उसने एक थिंकिंग पैटर्न बना लिया है, आपको लगता है कि इट इज वेरी कॉमन, बट बच्चा उसको बार बार फोकस कर रहा है, बार बार एम्फेसिस कर रहा है, तो देन व्हाट इज? तो बिहेवियरल चेंजेस अगर क्या है, तो सम आई हैव मेंशन हियर सम बिहेवियरल चेंजेस यू मे फोकस ऑन इट, लाइक वो बिहेव एग्रेसिवली। जनरली पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा बहुत एग्रेसिव हो गया है, हमेशा बात बात पे आर्गुमेंट करता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ये कोई बीमारी आ गई है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ गया, इट इज साइकोलॉजिकल ओनली। हम इसे उसके साइकोलॉजी को समझ के उसके प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज दे यूजुअली enjoys, refuse to go to school और not to as well at school। हमेशा स्कूल से वो भागना चाहेगा, ज्वाइन करना नहीं चाहता है, पार्टी फंक्शन, फैमिली मेंबर्स, सोशल गैदरिंग, ऑलवेज वो इग्नोर कर रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, हमेशा वो नर्वस दिख रहा है, एंक्सस दिख रहा है, जैसे ही आपने उसको कुछ बोला
वो एकदम से नर्वस और एंक्सियस, बिल्कुल फ्लैट, उसका फेस जो है बिल्कुल फ्लैटन हो गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया, आप भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो गई है इसको। उसका ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसको भूख या तो बहुत ज्यादा लगेगी या तो बिल्कुल नहीं लगेगी। उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। अक्सर आप देखेंगे कि जनरल जो हम कहते हैं कि 8 आवर्स स्लीप होना चाहिए, आप देखिएगा कि उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। 8 घंटे वो प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, या अगर सो भी रहा है तो वो ब्रेक में उसकी नींद हो रही है, या फिर कुछ ज्यादा ही सो रहा है। दिस इज द वार्निंग साइन। ड्रिंक मोर कैफीन प्रोडक्ट, वो कॉफी टी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ज्यादा इनटेक कर रहा है। और टेक ओवर द काउंटर, कभी कभी उसको जैसे मसल्स पेन वगैरह फिजिकल पेन की वो कंप्लेन करता है, तो वो पेन किलर्स पे ज्यादा फोकस करेगा, मुझे पेन किलर दे दो। कुछ बच्चे जब जैसे अभी मेट्रो सिटीज में ये भी चलन आ गया है कि बच्चे अल्कोहल तक यूज कर लेते हैं, घर में अवेलेबल है, बच्चे यूज कर रहे हैं। या पार्टी में नाइट आउट्स के लिए परमिशन ले लिया पेरेंट्स से, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, ड्रग्स, सिगरेट, कभी कभी गैम्बलिंग में भी इंडल्ज हो जाते हैं। हमें लगता है बच्चा खेल रहा है, बट वो गैम्बलिंग में इंटर्ड है। तो इन सारे बिहेवियर पे हमें फोकस करना चाहिए। जो बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट वी शुड आइडेंटिफाई कि पहले और आज में क्या चेंजेस आया है। ये आंसर आप बेटर कर सकते हैं, बिकॉज बच्चा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, वो खुद को देख पाने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट इमोशनल चेंजेस, जब उस आएंगे उसमें, तो इमोशनल चेंजेस जैसे आते हैं, बच्चा मूडियल हो जाएगा, बिल्कुल क्रैंकी सा बिहेव करता है। समटाइम्स वो क्राइंग स्पेल्स होंगे, वो कोई बात नहीं है फिर भी वो रोने जैसा फील करा रहा है, वो उसको रोना आ रहा है। अब बच्चा कंप्लेन करेगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे रोने का मन कर रहा है, हमेशा उदास सा रहता है। कभी वो होपलेस सा फील करेगा, डाउन, बिल्कुल डाउन, आपको एनर्जेटिक वो नहीं लगता है। फील दैट नथिंग इज गोइंग राइट, उसके मन में वो फील बार बार आएगा कि कुछ भी मेरे लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। इस तरह से इमोशनल अप्स एंड डाउन बिना विदाउट एनी रीजन आप देखेंगे कि बच्चा शो कर रहा है, बच्चे में दिख रहा है। वो कुछ मिस कर रहा है, अपने पीयर ग्रुप को मिस कर सकता है, अपने फ्रेंड्स को। स्पेशली जब वो स्पेशली जब सोशल मीडिया से वो बहुत एक्टिव था, और आज देख रहे हैं कि वो डिस्कनेक्टेड हो गया टोटली, हर जगह से लॉग आउट हो चुका है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है नॉर्मल नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वन इज फिजिकल, कुछ फिजिकल साइंस भी हम देखने को मिलता है जब बच्चे का प्रॉब्लम, इस तरह का एंजाइटी और स्ट्रेस से जब बच्चा गुजर रहा होता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे फील सिक, वो हमेशा स्कूल जाने का टाइम हुआ, पेट में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सर दर्द हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। कभी कभी यहाँ तक इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एंक्सस हो जाता है बच्चा, कि जॉ में पेन तक कंप्लेन करता है। तो इस तरह के पेन्स जो अननेचुरल है, जो नहीं होने चाहिए थे, अगर बच्चा आराम से सो के उठा है, खाया है, पिया है, बट स्टिल ही इज कंप्लेनिंग कि आई हैव हेडेक, कुछ पेन है, तो यह एक तरह का इमोशनल पेन है। सो वी शुड अंडरस्टैंड। गेट फ्रिक्वेंट कोल्ड और इन्फेक्शन, वो बार बार बीमार हो रहा है, बिकॉज उसमें जो चेंजेस हुए हैं, उसका इम्यूनो सिस्टम वीक हो चुका है। और आप देखिएगा कि हर महीने उसको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ रही है। क्यों? देयर इज समथिंग रॉन्ग। सिर्फ उसको फिजिकल कॉम्प्लिकेशन जो एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ठीक है, इसको फिजिकल दांत दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है, दवाई दे दो। नो, आई हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज, क्या कोई साइकोलॉजिकल रीजंस तो नहीं है। वो कभी वेट भी लूज कर रहा होता है या गेन करेगा। अगर किसी अचानक बच्चा है, टीनेज में है, और उसका वेट लूज हो रहा है या वेट गेन कर रहा है, ये भी एक खतरनाक साइन है। पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, फास्ट ब्रीदिंग, जब भी कोई मैटर उसके सामने आता है, सिचुएशन आता है, उसके धड़कन, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी वो फास्ट हो जाएगा या तो बहुत स्लो हो जाएगा, जिसको आप जनरल साइन में आप बोल सकते हो कि बीपी लो हो गया या बीपी हाई हो गया। उसी तरह से अगर फीमेल है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसके पीरियड्स भी आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो दिस आर द फिजिकल साइन बेसिकली, जो जनरली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं।
उसी तरह से थिंकिंग और कॉग्निटिव साइंस है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे में अक्सर आप नोटिस करोगे कि फाइंडिंग इट हार्ड टू कंसंट्रेट एंड स्टे फोकस्ड। आपने कुछ उसे एक टास्क दिया, टीचर ने उसको कुछ टास्क दिया और वो उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। आपने उसको होमवर्क दिया और स्टिल एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। वो एक कॉमन सा क्वेश्चन में जो कि बहुत सिली मिस्टेक कर रहा है, उस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली उसको ये प्रॉब्लम, बिकॉज उसके माइंड में तो कुछ और चल रहा है। वो टोटली वो अपने प्रेजेंट में नहीं है, वो पास्ट में जी रहा है, अपने एंग्स जो रीजन है उसमें रह रहा है। तो बेसिकली इस वजह से उसके कॉग्निटिव लेवल पे चेंजेस आते हैं, उसके थिंकिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। वो किसी चीज को याद करने में मुश्किल होगा। जैसे क्लास में वो आंसर नहीं दे पाएगा, टीचर को लगेगा पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान नहीं दे रहा है, पेरेंट्स को लगेगा कि ये भी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा इंगेज है। बट हो सकता है कि वो दोस्तों के साथ इंगेज हो तो वो एक कंपनसेटरी बिहेवियर हो, ना कि वो ज्यादा अपनी पढ़ाई से खराब हो रहा है इस वजह से बाहर जा रहा है, इस वजह से पढ़ाई उसकी खराब हो रही है। वो अपने डिसीजंस को वो प्रॉपर नहीं कर पाता है। आपने उसको शाम में काउंसलिंग किया कि बेटा आप ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लीजिए, आपके टीचर ने भी रिमार्क भेजा है, यू हैव टू फोकस ऑन इट। बट स्टिल वो सारा रूटीन बनाएगा, सुबह देखेगा कि उसको कुछ भी याद नहीं, वापस वो उसी जगह पे चला जाता है। तो इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज्ड वो अपना लाइफ नहीं रख पाता है। एंड देन मेकिंग स्नैप डिसीजन और एरर इन जजमेंट, वो उसका जजमेंट भी काफी खराब हो जाता है। जहाँ पे उसको जजमेंट सेल्फ से लेना चाहिए वो काफी पुअर हो जाता है। तो आखिर ये जो फिजिकल साइंस है, इमोशनल साइंस है, कॉग्निटिव लेवल के सिम्टम्स हैं, क्यों हो रहा है, इसका कुछ तो रीजन होगा। आखिर हमारा टीम जो है इतना स्ट्रेस्ड क्यों है, we have to identify. So friends, let's discuss causes. इसके कुछ causes हैं, क्योंकि एक बच्चा है उसके लाइफ में क्या है, आप हो, मीन्स आप एक फैमिली है, फ्रेंड सर्किल है यानी कि एक सोसाइटी है, और स्कूल जहाँ वो जा रहा है। अभी बच्चे के लाइफ में ये 3 पेज ही रन कर रहा है। तो एट स्कूल लेवल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जानना चाहिए, आपको पता करना चाहिए। होमवर्क, कहीं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क तो नहीं है, एग्जाम्स का प्रेशर तो नहीं है, या आपको बहुत अच्छा करना है। सपोज दैट बच्चे का एक एवरेज है कि वो 60% ही उसका एक एवरेज है कि वो 60% तक ही कंप्लीट कर पा रहा है, बट आप है उस पर प्रेशर जनरेट करें, नहीं आपको 95 ही लाना, 98 ही लाना है। फलाने का लड़का इतना परसेंटेज लाया है, तुम्हें क्यों नहीं आता है, मैं सारी सुविधाएं दे रहा हूँ। भाई आपको समझना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज देयर। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, वो सिमिलर नहीं है। आपको ये समझना चाहिए बीइंग अ पेरेंट। तो उसके होमवर्क का प्रेशर, उसके एग्जाम्स का प्रेशर, आपने उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी इंडल्ज करा रखा है। आजकल बच्चे, ये भी फैशन है, पहले हम लोगों के जमाने में सिर्फ स्कूल हुआ करता था, हम सिर्फ स्कूल जाते थे। बट आज क्या, नहीं नहीं, बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी उसमें भी होना चाहिए, और वो इंटेलिजेंट हैं भी, करते भी हैं। बट सारे बच्चे, आपको देखना होगा कि क्या ये सक्षम है कि नहीं। सो उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का लोड, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपको जानना चाहिए कि कहीं इसके वजह से तो वो दबाव महसूस नहीं कर रहा है। अगर हैवी एक्सपेक्टेशन रखेंगे बच्चा हैवी फील करेगा। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। एक पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा जो है 85 से ऊपर जाता है नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि उसका IQ, ही इज अ जीनियस वन। पेरेंट्स का ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि बच्चा मेरा बहुत ही जीनियस है, बट 85 से ऊपर क्यों नहीं जाता है इसका परसेंटेज। बच्चे से मैंने बात की, बच्चा रियली आंसर कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर को भी प्रॉब्लम क्लास में नहीं है बट रिजल्ट से है, जब वो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मे बी उसका राइटिंग पार्ट जो है उस पर वो फोकस नहीं कर पा रहा है। अब राइटिंग पार्ट फोकस नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, आपको देखना है कि आप प्रैक्टिस में है कि नहीं, या फिर टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर रहा है, पेपर और पेन से उसका डिस्टेंस हो चुका है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर उसका वर्बल पार्ट अच्छा है एज वेल एज उसके राइटिंग पार्ट को भी, यानी कि बैलेंस करना है। तो बीइंग अ पेरेंट यू हैव टू फोकस
रादर देन कि हम उस पर प्रेशर जनरेट करें। समटाइम्स हम लोग पेरेंट्स उसके स्कूल्स अपने सिचुएशंस की वजह से या एनीथिंग, आपके रीजंस हो सकते हैं, बेसिकली हम उसके स्कूल चेंज करते हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में है तो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स, तो इस तरह से बच्चे वहां भी डिस्टर्ब होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा स्कूल चेंज हो, एक रैपो स्टैब्लिश हो चुका है हमारे स्कूल्स में, तो हम अपने इसको मेंटेन करें। तो उससे भी बच्चा काफी अफेक्टेड होता है, उसके मेंटल स्टेट पे काफी बुरा असर पड़ता है। अ, कभी समटाइम्स पीयर ग्रुप स्कूल में फ्रेंड्स के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बच्चे बुलिंग करते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं हमारा बच्चा स्कूल में बुली का शिकार तो नहीं हो रहा है। आपको प्रॉपर उससे इतना फ्रेंडली होना है कि आपको बच्चा घर आके बता सके कि स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ है। अभी तो बहुत सारे असॉल्ट्स भी कनेक्ट हो गए स्कूल्स में। कुछ इंसिडेंट भी सामने आते हैं, क्योंकि बीइंग अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत सारे इस तरह के बच्चों से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड एंगल आते हैं कि बच्चा जो है इस तरह से क्राइम में इंडल्ज हो गया। तो वो पीयर प्रेशर या पीयर ग्रुप का इफेक्ट हो सकता है कि वो उस तरह की हरकत में भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसकी वजह से भी वो घर में काफी आपको परेशान दिखेगा। उसी तरह से अगर हम पर्सनल लेवल की बात करें कि आखिर पर्सनल लेवल भी कुछ कॉजेज हैं, तो चेंजेस इन देयर बॉडी, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग है, उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। लड़कियों के अलग है, मेल्स के अलग है, उनके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी बच्चा क्लियरली वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या चेंजेस है। जैसे प्यूबिक हेयर्स वगैरह आए, बॉडी में डेवलपमेंट है, तो उन चेंजेस को लेकर भी बच्चा परेशान होता है। तो प्रॉपर वहां पे आपको उसको गाइड करना है। अ, लेकिन कब, जब आप कॉज पहचानेंगे तभी तो निगेटिव थॉट्स इस तरह से उसके अंदर आ जाता है। फीलिंग्स अपने लिए, मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, अगर पिंपल्स आ गया है, मेरी आंख छोटी है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ, एनी काइंड ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड या उसको बॉडी इमेज से रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम, फीलिंग्स आ सकते हैं, बैड फीलिंग्स आ सकते हैं। कभी उसके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्योंकि टीन एज में बहुत कॉमन है। अभी बच्चे इस तरह के भी प्रॉब्लम से काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कि मेरा किसी के साथ दोस्ती क्यों नहीं होता है। उस बच्चे का बड़ा जल्दी बहुत लोग दोस्त बन जाते हैं। तो कभी वो साई नेचर का है, क्योंकि जो बच्चे का एटीट्यूड है, उसकी पर्सनालिटी है, ये तो उसका खुद का है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट हम उसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक है, हेरिडिटिकल है, उसको हेरिडिटी से मिला है। हम बेसिक चेंज नहीं कर सकते उसको, बट उसके हम काउंसलिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव काउंसलिंग कर सकते हैं। लाइफ चेंजेस लाइक स्कूल लिविंग, स्कूल कॉलेज में जाना, कुछ नया जॉब मिलना या पुराना जॉब छूट जाना, ये सारे रीजन उसके पर्सनल लेवल पे हो सकते हैं। फैमिली लेवल में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिससे बच्चा, आपको लगता है कि इससे बच्चा का क्या लेना देना, बट इंटरनली वो परेशान होता है। सेपरेशन और डिवोर्स ऑफ पेरेंट, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी फैमिली और वो ब्रेक होता है, तो सबसे ज्यादा बच्चा अफेक्टेड होता है। क्रॉनिक इलनेस, अगर बीमार है कोई फैमिली में जिससे वो बहुत ज्यादा लगाव फील करता है या उसके साथ वो रह रहा होता है, तो कंटिन्यूअसली उस सीवियर प्रॉब्लम की वजह से जो घर में एक डिस्कशन का माहौल होता है, उससे बच्चा अफेक्टेड होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। अगर उसी में से किसी का डेथ हो गया, वो भी एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है बच्चे के अंदर। ये भी हमें अपने घर के इन्वायरमेंट को भी बहुत टैक्टफुली हैंडल करना है कि कोई भी सिचुएशन किस तरह से हमें बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है। फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी काफी इफेक्ट डालते हैं बच्चे के इमोशनल एस्पेक्ट को, और इस तरह से ये प्रॉब्लम उसमें क्रिएट करता है, उसमें भी स्ट्रेस और एंजाइटी को क्रिएट कर सकता है। देन इस तरह से अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये सारे कॉजेज हमने देखे, साइन ऑफ सिम्टम्स देखे, देन हाउ टू हेल्प अ स्ट्रेस्ड और एंग्जियस टीनेजर, कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक 5A फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है। अ, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। एक्सेप्ट, फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट। अगर हमारा बच्चा एंग्जियस है, स्ट्रेस्ड है, हमने रीजंस भी जान लिया, हमने सिम्टम्स भी पहचान लिया कि यस ही इज स्ट्रेस, तो बाहर जब एक्सपर्ट ओपिनियन लेने से पहले
थोड़ा हम घर में वर्कआउट कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक्सेप्ट एग्जाम्पल, समटाइम्स अगर बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, हमेशा वो झगड़ते रहते हैं, या वो उतने अप टू द मार्क नहीं है, मुझे अपने दोस्तों के बीच शर्म आता है, एनीथिंग, क्योंकि वो ग्रोइंग है, वो समझदार अभी नहीं है, हम उसे इतना मेच्योर वर्ड्स का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बहुत ही कामली वी शुड एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और बच्चे को भी आप एक्सेप्ट करना सिखाइए कि बेटा, वी कांट चेंज दिस स्ट्रक्चर, ये हम तुम्हारे माँ ही रहेंगे, हम तुम्हारे फादर ही रहेंगे, तुम हमारे बच्चे ही रहोगे। और उसको पॉजिटिवली हमें कैसे एक्सेप्ट कराना है, आप इस चीज को देखना होगा, आपको एक्सेप्ट आपको भी करना होगा और बच्चे को भी एक्सेप्टेंस सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। स्कूल्स में मुझे याद है कि कुछ लड़कियां जैसे अपनी मदर को स्कूल ले जाना नहीं चाहती थी, क्यों? मेरी माँ अच्छी नहीं दिखती है, वो एक घरेलू महिला है। अब वहां पे वो वर्किंग वुमेन से कंपेयर कर रही है। उसको ये नहीं पता है कि जो हाउस में जो घरेलू महिलाएं हैं, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी महत्व है। अभी तो आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चे भी समझते हैं। बट एक रीजन ये भी होता है कि बच्चे उस तरह से कटते हैं, तो क्यों कट रहे हैं आपको समझना चाहिए। बच्चे चाहते हैं कि आप अच्छे से रहें, और आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि आप नहीं है, देन आपको वो रिजेक्ट करते हैं। अप्रिशिएट द वर्क। बच्चा अगर कुछ अच्छा परसेंटेज लाता है, कुछ अच्छा करके आता है, तो आपको बच्चे के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि बच्चे को। आजकल हम क्या गलती करते हैं, हमारा बच्चा बहुत जीनियस है, हमारा बच्चा बहुत गॉड गिफ्टेड है, हमारा बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, मतलब उस बच्चे को आप इतना ज्यादा ओवर अप्रिशिएट कर देते हैं कि आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस फेज में आप, अगर वो कुछ अच्छा करके आता है, तो उसको अप्रिशिएशन चाहिए, और उससे वहां से उसका मोरल और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बच्चा हमेशा चाहता है कि आप उसके काम को फोकस करें, अटेंशन दें। तो इस तरह से उसको इग्नोर नहीं करना है। जब कभी भी आपको कुछ अच्छा होता है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो उस सेंस में धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा आपसे कटने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा पापा या ब्रदर एंड सिस्टर उसको बचपन से प्यार देते आ रहे हैं, उसको अटेंशन देते आ रहे हैं, और अचानक से वो चीज ब्रेक होता है। उसको लगता है अरे ये तो हैंडल कर लेगा। नहीं, अभी वो एज है, अभी वो फेज है कि आपको अप्रिशिएट करना है। एडवेंचर, हम क्या है, हम अपने में बिजी हो जाते हैं, बच्चा अपने वर्कलोड में बिजी है, अपने स्कूल के रूटीन में, अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बिजी है। उस सेंस में आपका शिकायत होता है कि बहुत ज्यादा गेम खेलता है, बहुत ज्यादा बच्चा बाहर से इंटरेक्ट कर रहा है, पीयर फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा कर रहा है? बिकॉज ये जो एज है, टीन एज है, एडोलसेंट का फेज है, बच्चा एडवेंचरस होता है, वो एक्सपेरिमेंटिंग टेंडेंसी उसमें सबसे ज्यादा हाई इस फेज में होता है। बिकॉज इस फेज में वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, उसको नई चीजों करने की सबसे ज्यादा भूख है। वो उसको अभी अभी वो जैसे फील होता है कि अभी क्या है, पेरेंट्स उसको कैरी कर रहे थे, पेरेंट्स उसको सपोर्ट दे रहे थे, अभी उसको इस फेज में लगता है कि वो क्रच से बाहर निकला, वो बैसाखी को छोड़ के खुद से चलना चाहता है, और कहता है नहीं। पेरेंट्स कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी समझदार नहीं हुए हो, और बच्चा कहता है कि नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कब आप बड़ा समझिएगा। तो ये जो टसल होता है, इस टसल को रोकने के लिए आप उसके साथ बीइंग अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड उसके एडवेंचर में इंक्लूड हो जाइए, इन्वॉल्व हो जाइए। आप जैसे लॉन्ग ड्राइव के लिए साथ जा सकते हैं, कुछ गेम्स के लिए साथ जा सकते हैं, कुछ एडवेंचरस ट्रिप बना सकते हैं, ताकि बच्चे को फील हो कि पेरेंट्स मेरे एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं कर सकते, इनको अलग करो। तो जैसे धीरे धीरे जब आप उसके एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो आपका देखते देखते वो क्या होगा, आपका फ्रेंड बन जाए, तो आपसे कटना बंद हो जाए। अभी क्या है, एडवेंचरस जैसे ही ये फीलिंग्स उसके अंदर आ रही है, आपने उसको सपोर्ट देना शुरू कर दिया, अवेलेबल रहने लगे। अभी फिर भी प्रॉब्लम समटाइम्स आता है, तो क्या है कि हम एज अ सजेशंस देने लगते हैं, एडवाइस देने लगते हैं उसको एज अ अथॉरिटी के रूप में। नहीं, समटाइम्स बच्चा को लगता है कि अरे पेरेंट्स मेरे समझदार नहीं, उनको क्या पता, आज की बात है।
ये थॉट्स आते हैं। तो उस केस में जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इस केस में आप कोई भी जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है आपके लाइफ में या बच्चे की लाइफ में, आप वहाँ उसकी सहायता ले सकते हैं। उसके टीचर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि टीचर का बात बच्चा बहुत मानता है। कोई ग्रैंड पेरेंट्स जिनसे उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, कोई फ्रेंड्स आपके, रिलेटिव, नेबर्स, कोई भी हो सकता है, एनीवन, आप उनसे हेल्प लेने में बिल्कुल मत हिचकिए। आप उनसे एडवाइस बच्चे को दिलवा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है कि जिस पे बच्चा ट्रस्ट करता हो। ये नहीं कि किसी भी पर्सन को आप उसके सामने खड़ा कर देंगे तो उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और फिर वहां से आप डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करेगा, एक निगेटिव फीलिंग में आपके प्रति आ जाएगा। नेक्स्ट वन, जो फिफ्थ हमारा फॉर्मूला का फिफ्थ ए है, वो है आस्क। हम क्या करते हैं, बच्चे पे अपने ओपिनियन डाल देते हैं, आपको यही करना। नो, हम ओपिनियन डालने की वजह से हम उससे पूछे कि दिस इज द ऑप्शन, क्या ये ऑप्शन तुम्हारे लिए सुटेबल है, क्या इसको तुम फॉलो कर सकते हो। इस तरह से उसमें हम उसको पूछे। बच्चा जब हमें बच्चे से पूछते हैं डायरेक्ट एडवाइस ना दे करके, उनके जो आपके ऑप्शंस हैं, आपने जो उसके सामने एडवाइस या ऑप्शंस रखा है, वो निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, अफर्मेटिव वे में होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए, जो भी ऑप्शंस आप रख रहे हैं, तो ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मुझे चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो पिक एंड चूज में भी वो काफी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में जाएगा, तो हमें उसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं डालना है। बहुत इजी गोइंग होकर के, जैसे आप उसको बोल सकते हैं कि अभी तक तुम पढ़े नहीं हो, तो कितने बजे पढ़ने बैठोगे। वो खुद बताएगा, 5 बजे बैठूंगा, 4 बजे बैठूंगा। रादर देन कि आप उसे बोले अभी तक तुम पढ़े नहीं, कब पढ़ते हो कि नहीं। आपने एक बहुत अथॉरिटी के रूप में आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो इसमें बच्चा रिएक्ट करता है। तो आपके सामने रिएक्शन ना आए, इसके लिए आपको बहुत ही कूल होकर के, काम होकर के, पॉजिटिव वे में उसके साथ पेश आना है। अ, फिर भी इन सारे चीजों के बाद भी, इन सारे एक्टिविटीज के बाद भी बच्चा स्ट्रेस में है, फिर हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो चुका है, अभी क्या था, हम लोग प्रॉब्लम ना हो इसके लिए बात कर रहे थे, बट अगर प्रॉब्लम हो चुका है, देन हाउ वी विल मैनेज। उसको रेगुलर एक्सरसाइजेस और प्रॉपर ईटिंग हैबिट आपको बीइंग अ पेरेंट्स डालना होगा, बिकॉज फिजिकल आपका हेल्थ जो है वो मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड है। जैसे ही आप फिजिकल हेल्थ पे फोकस कराएंगे बच्चों को, वो मेंटल हेल्थ उसका ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। उसको बेसिक रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर बच्चा स्ट्रेसफुल है तो उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, बिकॉज वो खुद को होल्ड करना उसे सीखना आना चाहिए। डीप ब्रीथ करना, यानी कि अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर सके। जैसे ये सारे एक्टिविटी, योगा, ये काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ये एक्टिविटी वो करता है तो बच्चा क्या है, जैसे इम्पल्सिव है, एग्रेसिव है, एरोगेंट है, तो वो धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाता है। और आपको लगेगा कि अरे ये तो रोज करता है, एक्सरसाइज रोज करता है, बट इन अ पॉजिटिव मैनर आपको उसको बताना है। आप क्योंकि आप उसके एंजाइटी को मैनेज कर रहे हो, आपको उसके एंजाइटी को मैनेज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन वाले एक्सरसाइजेस कराने हैं, ना कि उसको और हाइपर बनाने वाले एक्सरसाइजेस कराने हैं। आपको देखना है कि उसका एक स्लिप का रूटीन पैटर्न हो, एटलीस्ट वो 8 घंटे सो सके, रेस्टफुल स्लीप। एक्सेस कैफीन आपको अवॉइड कराना है। अगर वो ठीक है, वो लिक्विड लेना चाह रहा है, दूध, चाय डिमांड कर रहा है, कॉफी डिमांड कर रहा है, नहीं मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए, तो उसमें आप थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको दूसरे फूड पैटर्न पे आप उसको ले जाइए, ताकि वो कैफीन से उसको आप दूर कर सके, क्योंकि ये भी एक फीलिंग ऑफ एंजाइटी और एजिटेशन को बढ़ाता है। इलीगल ड्रग्स, अगर वो फ्रेंड्स के साथ या कहीं से भी उसको एक्सेस हो रहा है, अल्कोहल एंड टबैको, एनीथिंग एल्स, तो आपको उसको अवॉइड कराना है, रोकना है, बताना है उसको। कहीं हो सकता है आपको ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। असर्टिव ट्रेनिंग स्किल्स हम कर सकते हैं, लाइक फीलिंग, उसको पोलाइट वे में, फॉर्म वे में उसको कुछ लिखने के लिए बोल दीजिए। ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए आप बोल सकते हैं। जैसे जब भी वो फील एंग्री होता है तो आप उसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि तुम पॉजिटिव वे में चैंटिंग करो इस तरह का कि नो नो नो, आई एम
कूल, मैं बहुत ही प्योर सोल हूँ, इस तरह से उसको आप बता सकते हैं पोलाइट वे में, ताकि वो फॉर्मली बिहेव कर सके। इस तरह से कुछ स्किल्स हैं जो हम लोग थेरापीज में देते हैं बच्चों को, ताकि वो नॉर्मल हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। कभी अगर बच्चा आपका क्राउड में जाने से परेशान हो रहा है, स्कूल में स्टेज का फियर है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए उसको इनकरेज कीजिए स्पीच क्लास में। जब भी कोई कंपटीशन हो रहा है, स्पीच कंपटीशन हो रहा है, क्विज कंपटीशन हो रहा है, जहाँ बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको रिहर्स करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो वो चीजें उसमें एक फोबिया के रूप में बढ़ जाएगी, वो कभी फिर ठीक नहीं हो पाएगा। लर्निंग प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकल कोपिंग स्किल करना है कि आपको प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उससे कैसे आप कोप अप करेंगे। अगर आप होता है लाइक उसको आप बड़ा टास्क है तो उसको छोटे छोटे टास्क में आप उसको कह सकते हैं कि बेटा घबराने की बात नहीं है, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से आप उसको कोपिंग स्ट्रैटेजीज आप सिखा सकते हो। डिक्रीजिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, कभी बच्चा जो है उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं मेरे लाइफ में सब खराब चल रहा है, क्या होगा। तो आप उसको उसके चैलेंजेस को उसको सिखाइए कि नहीं, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम भी कर सकते हो। इस तरह से आप उसको मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिवली न्यूट्रल बनाइए। लाइक कभी बच्चा बोलता है कि अभी मैं बिल्कुल होपलेस फील कर रहा हूँ, इस तरह से वो पॉजिटिव एफर्मेशंस ले सकता है कि नाउ आई एम फीलिंग होपलेस, बट वन डे आई विल फील गेट बेटर। क्योंकि ये एक होप उसमें आएगा कि यस, आज मैं बीमार जरूर हूँ, आज मैं स्ट्रेस में हूँ, बट अगर मैं अच्छा काम करता हूँ, अपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ, तो कल मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस तरह से आपको उसको सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रमोट करना है। हेल्पिंग देम लर्न टू फील गुड, उसको अच्छा फील कराने में आपको हेल्प करना है, ना कि आपको उससे परफेक्शन की डिमांड करनी है। समटाइम्स हम बीइंग अ पेरेंट्स, हमारे ऊपर भी इतना प्रेशर है, हम अपनी प्रेशर्स को उस पर दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। नहीं, आपको जो भी है उसको एक्सेप्ट तो आपने कर ही लिया है, बट अब उसको फील गुड करवाइए, उसको अच्छा बेहतर फील कराइए, वो अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर कंटिन्यूएशन में 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ इस तरह से लग रहा है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा है हमारा, तो उस तरह से आप उसको थोड़ा ब्रेक भी दीजिए। इसीलिए देखिए स्कूल्स में वैकेशंस होते हैं, बट स्कूल्स भी इतना ओवर बर्डन कर देते हैं बच्चों को कि बच्चा वैकेशन में भी वो स्ट्रेसफुल फील करता है, इतना असाइनमेंट्स एंड ऑल का लोड रहता है। तो उस सिचुएशन में आप उसको उन एक्टिविटीज से हटा करके, जो उसका पैशनेट, जो उनको पैशन क्रिएट करता है, जो उनकी खुद की हॉबीज है, उनमें उनको आप इन्वॉल्व करा सकते हैं। लाइक फ्रेंड से मीटिंग, डिस्कशंस, कुछ ड्राइंग है, राइटिंग है, अपने पेट्स के साथ इन्वॉल्व होना। तो इस तरह से उनको आप इन्वॉल्व करा सकते हैं। अ, कभी छोटे मोटे कैंप, वर्कशॉप, कुछ छोटा मोटा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है कि जिसमें बच्चा कुछ लर्न कर सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। अभी एक रूटीन में था, इससे हट के कुछ लर्न कर सकता है, तो ये भी एक बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। आप उसको डालिए, ऐसा नहीं कि आप ये सोच के कि अरे यह तो हमेशा होता रहता है, बहुत बेकार है, खाली बिना मतलब का टाइम वेस्ट है। नो, आपको उसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, उसको अटेंड करवाना चाहिए आपको बच्चों को, क्योंकि वो एक आप में उनमें इंसाइट डेवलप होता है। क्योंकि अभी वो बच्चा इस पेज में है कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को बहुत इजीली और बहुत फास्ट ग्रास्प करता है। आप अपने बच्चे को फाइनली इनकरेज कीजिए कि तुम क्या फील कर रहे हो, एटलीस्ट यू शुड टेल, हमें बताओ अपने इमोशंस को, कैसा फील कर रहे हो। समटाइम्स बच्चा कभी लगता है कि पता नहीं मुझे पेरेंट्स समझेंगे नहीं समझेंगे, या मैं इतना गुड और बैड का पार्ट हम मोरलिस्टिक वे में पढ़ा चुके होते हैं कि बच्चा अपनी फीलिंग को नहीं बता पाता है, उसको लगता है कि ये गलत है, मेरे पेरेंट्स मुझे जज करेंगे, तो इस वजह से भी वो बता नहीं पाता है। तो उसको आपको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है कि आप अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिए। कभी भी बच्चे को फोर्स मत कीजिए कि आप जो वो नहीं करना चाहता है, आप फोर्स मत कीजिए कि तुम वो करो। सपोज दैट हम एक बहुत ही कॉमन हमारे यहाँ बना हुआ है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपका बच्चा लेट नाइट पढ़ना चाह रहा है कि नहीं, मुझे रात में ज्यादा
ज्यादा कामनेस फील होता है। तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रात में क्यों प्रेफर कर रहा है भाई, इसका साइकिल क्या है। बहुत आपने प्रयास कर लिया कि ये मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहा है, तो आपको रिएक्टिव नहीं होना है। ठीक है, उसको रात में पढ़ने दीजिए, मॉर्निंग में सोने ले दीजिए। थोड़ा सा आपको बच्चे के एटीट्यूड के साथ, बच्चे के जो उसका अपना ओन साइकोलॉजी है उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप फोर्सफुली हैंडल मत कीजिए, कहने का मतलब है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को हमेशा स्ट्रेंथेन करते रहिए। अगर वो रात में पढ़ के अच्छा कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम फील नहीं कर रहा है, ठीक है, नो इशू। कभी बच्चे को क्रिटिसाइज मत कीजिए उसके सामने, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। कंपेयर मत कीजिए किसी दूसरे बच्चे से। ये एक बहुत ही गंदा इफेक्ट आता है। बच्चे बच्चे में गिल्ट फीलिंग डेवलप होती है, जो कि एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है होल लाइफ के लिए। कभी भी कंपेयर मत कीजिए, उसको बताइए यू आर यूनिक चाइल्ड, तुम्हारे अपने स्ट्रेंथ है, अपने वीकनेसेस है, जिसपे तुम्हें काम करना है। उसको आउटडोर, अभी आज के फेज में, अभी ठीक है, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, बट ऐसे भी उसको आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि स्क्रीन से या टेक से वो दूर हो सके, थोड़ा टाइम वो कट कर सके। अभी नहीं है तो हम इंडोर गेम्स ही, मतलब स्क्रीन से हट के कोई गेम्स हम उसके साथ प्ले कर सकते हैं, जिसमें हम सारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बी फ्रेंडली एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। ये नहीं कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया और हम कहीं और एंगेज हो गए। इसका इफेक्ट आपको आपके रिजल्ट में मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। नो, जो बच्चे फुल्ली डिवोटेड है, पेरेंट्स फुल्ली डिवोटेड है, वो बच्चा केयर्ड है, दिखता है, आपको दिखेगा कि बच्चा केयर्ड है। रिड्यूस योर ओन स्ट्रेस, आपको भी अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करना है, क्योंकि ये इम्पैक्ट आप बच्चे पे डाल रहे हैं। अगर आप परेशान हैं, बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि हमारे पेरेंट्स परेशान हैं, हमें जो है वो फिर आपको देख के परेशान हो जाता है। वो काफी अभी बहुत ही इमोशनल है। तो आपको समझना चाहिए कि मुझे अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, खुद को भी खुश रखना है, बीइंग अ पेरेंट। इस तरह से जो हमारे इन सारी चीजों को आप ध्यान रख करके अपने बच्चों के स्ट्रेस को, एंजाइटी को समझ करके उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर भी अगर लगता है कि जो टीन एज स्ट्रेस है वो हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है उसके वेलबींग पे, वो काफी लंबा टाइम हो गया है, नहीं ठीक हो रहा है, ये जो साइंस है बच्चे में जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, सिम्टम्स हैं, फिर भी अभी वो खत्म नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, देन आपको किसी भी आउटसाइड एक्सपर्ट का हेल्प लेना चाहिए। इसमें जरा सा भी हिचक नहीं करना चाहिए कि मैं एक काउंसलर से मिलने जा रहा हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारा बहुत ही मतलब हम इस पे फोकस ही नहीं करते हैं। फिजिकल हेल्थ, पेट दर्द है, आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, हेडेक है, आप दवाई खा लोगे, लेकिन मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रहा है, इस पे आप बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, और आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन और आप क्रिएट करते हैं, आप उसको बढ़ाते चले जाते हैं, नहीं नहीं अपने ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही आप इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोरेबल पार्ट है। और आज की आधा समस्या जो फिजिकल आपको दिखता है वो रियली फिजिकल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है, जिसको साइकोलॉजी में हम लोग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये जो पेन्स है, आपको लगता है कि सारा पेन दवाई खा रहे हैं, दर्द खत्म हो गया, बट यह एक तरह का साइकोलॉजिकल पेन हो सकता है। तो आपको किसी से अपनी बात को कहने में हिचकना नहीं चाहिए, आपको अपने लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, अपने बच्चे के लिए भी और खुद के लिए भी। थैंक यू। सो अगर इन सारे अभी तक में मुझे लगता है कि हमारा आपके सवालों का आंसर दे दिए हैं। फिर भी अगर लगता है कि मुझे कुछ सवाल करने चाहिए तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपने जितना बेहतरीन तरीके से नौजवानों के बारे में बताया, उनके स्ट्रेस के बारे में बताया, क्योंकि नौजवानी हमारे जीवन का वह अहम हिस्सा है। एक्सीलेटर फुल रहता है, ब्रेक कम लगता है, और उस समय एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। सफर जरूर है, उज्र का मलाल नहीं, मजा तो यह है कि मंजिल न रास्ता मालूम। लेकिन ऐसे लोगों को रास्ता देने का जो आपने तरीका बताया बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे साथियों को कुछ प्रश्न पूछना होगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं और मैं आपको अनम्यूट करूंगा। क्वेश्चन आज के
टॉपिक पे ही होना चाहिए। दिलीप सिंह जी फ्रॉम भरतपुर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो फैमिली के इशू है, फाइनेंशियल इशू, क्या उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए? मैम विल आंसर। जी मैम। बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। आपको फाइनेंशियल इशू देखना है कि किस तरह का फाइनेंशियल इशू, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इज गुड वे। अगर आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। और आप उनको शेयर कीजिए कि व्हाट इज योर सिचुएशन, व्हाट इज योर सर्कमस्टांसेस, दे शुड नो। उनको पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स किस स्टेज से गुजर रहे हैं, ताकि वो अनवांटेड डिमांड अपने मन में ना पालें, या अपने पेरेंट्स के प्रति ये ना पालें कि मेरा पेरेंट्स ये चीज कम फुलफिल नहीं कर पा रहा है। आप उसके सामने अगर आप दिखा रहे हैं कि आई एम टोटली वेल एनफ, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, तो दिस इज नॉट गुड। जो भी सिचुएशन है एग्जैक्ट वे में यू शुड इन्फॉर्म देम। इससे उनके मनस्पटल पे अच्छा ही असर जाएगा, बुरा नहीं जाएगा। अगला सवाल डॉक्टर यशपाल गुप्ता, यू कैन आस्क। नमस्कार रंजीता जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीनेजर्स क्या सभी की समस्या बताई। मैं भी एक 68 साल का नौजवान हूँ, और कुछ सवाल जो आपने बताए हैं वो रियली वो हेल्थ के इश्यू से भी बहुत जरूरी है। सवाल मेरा एक नहीं दो तीन है, लेकिन मैं केवल एक सवाल पूछूंगा कि किसी भी परिवार में जब माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, और बच्चा जो है पढ़ जाता है थोड़ा सा, उसके बाद वो उसका बिहेवियर कुछ चेंज होने लगता है, उसके बारे में अगर कोई, और घर में फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब है, तो बच्चा जो है उसको कैसे उसको डील करें कि वो अपने माता पिता का या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें किस तरह से उसको समझाएं, क्योंकि बाहर का असर बहुत होने लगा ये आजकल भी ये सब। तो मैं समझ गई सर अभी कि वो बाहर के इफेक्ट में ज्यादा है और घर के प्रॉब्लम्स को वो नहीं समझ पा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम बच्चे के साथ कैसे बच्चे को हैंडल करें? सर सबसे पहले हमारा एक्सपेक्टेशन कि बच्चा मुझे समझे, दिस इज वन साइड। अभी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा मुझे समझे। आप सबसे पहली जरूरत है घर की माहौल के बारे में जो हमने बात किया कि हमें पॉजिटिव वे में लेना है। बच्चा ग्रो कर रहा है, जितना बेहतर इन्वायरमेंट हम घर में देंगे उसको, बच्चा उतने बेहतर ढंग से ग्रो करेगा। अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि ही शुड अंडरस्टैंड, बट हमें उसको अंडरस्टैंड करने लायक बनाना है। हम चाहते हैं सबसे पहले आपको देखना होगा कि हम क्या चाह रहे हैं, वो मेरे जैसा बने। आप जिस पेज को समझ रहे हैं, जिसमें आप गुजर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि वो आपके जैसा बने, या आपको लगता है कि कहीं ये मेरे तरह का ना बने, ये किसी दूसरे के तरीके का ना बन जाए? तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ये आपसे पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आप बच्चे को खुद में इन्वॉल्व कराना चाह रहे हैं। नो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको गाइड करना चाहूंगी कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सपेक्टिव को लेकर के पैदा हुआ है। आप उसको कभी भी ये दबाव मत डालिए कि तुम मुझे और मेरे घर को समझो। सिचुएशन से जैसे ही आप उसको पॉजिटिव साइकोलॉजिकल हेल्थ की तरफ आप ध्यान देते हैं तो वो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड हो जाता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि क्या हमें फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करने चाहिए बच्चों से, क्योंकि पेरेंट्स वही परेशान होता है कि हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा डिमांड कर रहा है कि मुझे PS4 खरीदो और आई एम अनेबल टू परचेज इट। कैसे अब ये गैप कैसे खत्म करें? आप उसको समझाइए कि क्या तुम्हारी ये जरूरत है, क्या हम इस लायक हैं। तो जैसे ही आप उसको रियलिटी से उसको ऑब्जर्व कराएंगे, रियलिटी परसेप्शन कराएंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक उस चीज से कटने लगेगा। हीरा नेगी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हीरा नेगी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैडम गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आजकल बच्चे वीडियोस में चैनल देख देख के प्रैंक के चैनल देख रहे हैं और वही चीज रियल लाइफ में हैंडल करने लग गए और कह रहे हैं कि हम प्रैंक है, ये तो प्रैंक है, तुम्हें मजाक भी पसंद नहीं आ रहा है, तो बच्चे को कैसे हैंडल करें? हमें लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, तो इस चीज को हम कैसे हैंडल करें? नेगी जी, सबसे पहली चीज है कि प्रैंक, ये
आगे जा करके क्राइम में कन्वर्ट हो सकता है। आज वो छोटी सी प्रैंक कर रहा है, कल कन्वर्ट हो सकता है। तो ये टोटली उसके पर्सनालिटी से रिलेटेड इशू है। आपको देखना चाहिए कि वो आखिर प्रैंक क्यों कर रहा है, मजे ले रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटी में वो क्यों इन्वॉल्व है। तो ये जो एंटी सोशल बिहेवियर वो कर रहा है, अगर सामने आएगा तो क्या इफेक्ट आएगा, बच्चे को आप समझाइए, उसके इफेक्ट के बारे में बताइए, बेटा इस तरह से चीजों के शिकार आप हो सकते हो। तो अगर वो नहीं समझता है, फिर हमें थोड़ा इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करने की बात थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पास खाली टाइम है, उस टाइम को फुलफिल कर रहा है, या उसको पता नहीं वो वहां पे एक प्लेजर सीख कर रहा है। तो गलत डायरेक्शन में हम प्लेजर क्यों सीख कर रहे हैं, तो उस आपको पहचानना होगा उसके रीजंस को। कि आप ये आसानी से आप देख पा रही हैं कि यूट्यूब से सीख लिया, बट कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित हुआ है, उससे गाइडेड हुआ है। तो ये आखिर उसी चीज से गाइडेड क्यों हुआ है, किसी ने उसको सजेशन दिया। तो इसके अंदर वो एक पर्सनालिटी का नया आयाम जो डेवलप हो रहा है, आपको उस पर वर्क करने की जरूरत होगी। वो बताने से नहीं, उसकी जरूरत को, उसके सिचुएशन को आपको एसेस करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि बी फ्रेंडली। जब आप बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं, बच्चों के साथ आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चों की नीड को आप बेहतर समझ सकते हैं। सपोज दैट अभी एडवेंचर की एक बात हमने कही थी 5A फॉर्मूला में। तो बच्चों को अगर एडवेंचर पसंद है तो वो बाहर जाएगा ही जाए, वो घर में नहीं रुक पाएगा। अगर आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व हैं, टाइम देते हैं, तो आपको आप समझ पाते हैं कि अरे बच्चा सिर्फ दोस्तों के चक्कर में नहीं जाता है, बच्चा उसकी खुद की अपनी विलिंगनेस है, वो एडवेंचर सीख करना चाहता है, उसको फुलफिलमेंट चाहता है। और जब तक उसके उस अर्ज को फुलफिल नहीं करेंगे, बच्चा दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपको उसके अर्ज को पहचानना है, उसको उसके इमोशंस को चैनलाइज करना है। ये सिर्फ ये मत कंक्लूड कीजिए कि यूट्यूब से सीख लिया और करने लगा। क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, आप इसको पहचानिए, एसेस कीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। अनिल यादव जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरा माय ग्रैंडसन इज 8 years old and we are observing symptoms of teenagers in him. His parents are firing for everything. Now he is attached with grandparents, but his parents don't like this. What to do now? ओके, मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चा ज्यादा अटैच हो रहा है। ये क्यों जी अटैच मैडम। बढ़ रही है? पेरेंट्स क्या अवेलेबल नहीं है? नहीं, पेरेंट्स अवेलेबल है पर पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो ग्रैंड पेरेंट्स से ज्यादा अटैच हो। तो ये उनको प्रॉब्लम लगता तो है कि पेरेंट्स का है ना, ये पेरेंट्स मैडम का उनको प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को लगता है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के से अटैच रहेगा तो वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो हाँ, ज्यादा लाड़ प्यार तो करेंगे। ये इसमें किसके थॉट का प्रॉब्लम है? पेरेंट्स के थॉट का प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स के व्हाई तौर ही पे। इज और शी इज अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस, कि वो यस पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहक जाएगा। वो ग्रैंड जी पेरेंट्स के साथ क्या बहक रहा है, उस इशू पे उनको बताना चाहिए कि आखिर क्या बुराई है। तो ये जी पेरेंट्स के कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का इशू है, ना कि बच्चे का। जी जी इसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसको बच्चे को जहां प्यार मिल रहा है, जहां स्पेस मिल रहा है, वो वहां एंटर कर जी रहा है। बट पेरेंट्स जी। नहीं चाहते हैं, तो ये पेरेंट्स से पूछिए कि व्हाई यू डोंट वांट। नहीं, उनको ये लगता है मैडम कि ये इनके ग्रैंड पेरेंट्स के लाड़ प्यार में बिगड़ जाएगा, ये इसकी नहीं हर है ना, डिमांड तो पूरी उसको करेंगे। इट मीन्स कि बच्चे को वो प्रॉपर रूटीन नहीं फॉलो करा रहे हैं, तब तो उनको फियर है कि अगला उनको उसको बहका देगा, जी जी है ना। अगर हम जी अपने काम में फुल्ली डिवोटेड है, तो कोई कुछ भी जी आ जाए कर ले, क्या बिगाड़ लेगा, जी जी है ना। और जी ग्रैंड पेरेंट्स को भी उनको एज अ फैमिली मेंबर उनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे एक पिलर है। हमारे बच्चे को जी वो एक बहुत ही बेहतर सपोर्ट देते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा लाड़ दुला रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, उनको पनिशमेंट रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, तो पहले ये समझना चाहिए, उस इशू को आप बताइए, और उस इशू पे वर्कआउट करने की जरूरत जी मैडम। है ना। इसमें एक थैंक यू मैडम। फैमिली काउंसलिंग का जगह बनता है, आप फैमिली काउंसलिंग कर सकते
थैंक यू मैम, थैंक यू। बाबूलाल जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते। बाबूलाल जी, आप अनम्यूट हो जाइए। ज्ञानदास सर, लगता है बाबूजी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ज्ञानदास जी। गुड मॉर्निंग सर, मैडम। गुड मॉर्निंग बाबूलाल जी। मैडम, मेरा बेटी एक्चुअली थोड़ा बात बात में इनका गुस्सा आ रहा है मदर साइड में। और ये हमारा जितना कंस्ट्रक्टिव एडवाइस कि ईयरली सोना और ईयरली राइज करना, ये सब जितना एडवाइस उनका ऊपर उतना असर नहीं पड़ता है। इसका कारण कैसा इनको हैंडल करो? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि मदरली साइड मीन्स क्या? माँ माँ गुस्सा कर रही है या माँ के ऊपर बच्चा गुस्सा करता है? अभी भी वो चाहता है थोड़ा पढ़ाई के साथ में मेरा साथ थोड़ा कोऑपरेशन करो, मेरा को हेल्प करो, साइड बाय साइड कुछ लर्निंग भी करो घर का काम में, तो वो गुस्सा हो जाता है बच्चा। मैं आपकी सवाल एक्चुअली थोड़ा सा और क्लियर कीजिए बाबूलाल जी कि माँ चाहती है कि बच्चा कोऑपरेट करे या बच्चा चाहता है कि कोऑपरेट करे? माँ चाहता है। अच्छा, तो माँ क्या चाह रही है कि बच्चा, एक बार फिर से क्लियर कीजिए, माँ क्या चाहती है? साथ ही साथ भी घर का काम में कोऑपरेशन। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काम में कोऑपरेट करे, ये माँ की एक्सपेक्टेशंस है। yes. हाँ, बच्चे का एज क्या है? 16 है। 15 साल की है। और बच्चा घर का काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है, अवॉइड ही कर रहा है। ओके, तो बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है? वो कर क्या रहा है आखिर? एक्चुअली वो मोबाइल में, वो तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, वो मोबाइल में थोड़ा लग रहा है, उनका पढ़ाई भी कर रहा है। थोड़ा सा आप अपने को करेक्ट कीजिए बाबूलाल जी। मोबाइल में है अभी क्या है, एक हमने ना एक टैबू बना लिया है, टैग कर दिया है बच्चे को कि मोबाइल है, इसका मतलब बच्चा पढ़ नहीं रहा है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व होइए, उसको देखिए कि वाकई वो क्या कर रहा है। तो मोबाइल में ज्यादा टाइम में वो एक्चुअली बिता रहा है। हाँ, तो मोबाइल में क्या कर रहा है? वो गूगल पे कोई टॉपिक्स को देख रहा है या सिनेमा देख रहा है या फिर कुछ नई नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है? आखिर क्या कर रहा है? थोड़ा मॉनिटर करना है। हाँ, यस, आपको मॉनिटर करना है। क्या होता है कि जब हम उसके क्यूरियसिटी को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो आजकल गूगल बाबा बहुत ही कॉमन हो गए हैं। बच्चा गूगल बाबा के पास चला जाता है ना। हमें लगता है कि बच्चा मोबाइल में इन्वॉल्व हो गया। भाई, मोबाइल में कर क्या रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट, आपको देखना है। अगर आपसे वो छिपाता है, दिस इज प्रॉब्लम। अगर ओपनली वो एक्सेस कर रहा है, इट इज हेल्दी प्रैक्टिस, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, मैंने एक लाइन आपको बताया था कि हम पेरेंट्स के अपने स्ट्रेस पे भी वर्कआउट करने की जरूरत है। हम जितना वरीड हो रहे हैं, हम या तो ये दो ही चीज चाह रहे हैं कि बच्चा मेरे जैसा नहीं है, या बच्चा कहीं हमसे कुछ अलग तो नहीं बन जाएगा, पता नहीं क्या बिगड़ जाएगा अगर वो कुछ अलग हो जाएगा तो हमें अपने प्रेशर को कम करने की जरूरत है, उसको अपने वे में बढ़ने दीजिए। हाँ, गलत हाथ में ना फंसे, गलत ट्रैक पे ना जाए, ये मॉनिटरिंग आपको करनी है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। वो कब पॉसिबल होगा? बीइंग अथॉरिटी के रूप में आप मॉनिटर मत कीजिए, एज अ फ्रेंड उसके 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 बाउंड्री में आप इंटर कर जाइए। क्योंकि जब आप फ्रेंड नहीं बनेंगे ना, तो बच्चा एक बाउंड्री बना के है, क्योंकि अब आप उसको बच्चा समझ रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या समझ रहा है, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, आई कैन टेक माई डिसीजन बाय माई ओन। आप मुझे नहीं समझा सकते, आप नहीं समझ सकते, आप अपने जनरेशन के हैं, मैं नया जनरेशन का हूँ। तो ये जो एज है ना, ये ऐसा ही एज है, वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा बिना बुरा मानते हुए। आप एज अ फ्रेंड उसके खेमा में एंटर कीजिए,
और जस्ट ऑब्जर्व देम, ऑब्जर्व कीजिए कि कर क्या रहा है, फिर आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कीजिए और देन आप मुझसे बात। दूसरी चीज, एक चीज और मैंने आपके वर्ड्स को नोटिस किया, एडवाइस, कि मैंने सारा एडवाइस दे दिया। नो, आपको एडवाइस नहीं देना है, आपको सजेशंस नहीं देना है, आपको ऑप्शन देना है कि बेटा दिस इज योर खाली टाइम, आप इस खाली टाइम में ये भी कर सकते हैं। आपकी माँ अकेले परेशान हो रही है, आप उनको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कल के डेट में कुछ भी आप करो, ये बेसिक काम आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आपको ट्रेनिंग देना है बच्चे को, एडवाइस नहीं देना है। ओके मैडम, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। और Thank you, मैंने sir. आपका बहुत सारा समय लिया एंड पूरे टीम की तरफ से, पूरे एनआईसी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सबके क्वेश्चनों का जवाब दिया और सारे के सारे लोग लाभान्वित हुए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, गुड डे।